आज का जो विषय है वो है मैच्योरिटी इंडिसेस, यानी परिपक्वता व स्टोरेज, भंडारण या उसके स्टोरेज में जो प्रॉब्लम आते हैं या जो आम में जो नुकसान होता है उसके बारे में हम उस विषय पे हम डिस्कस करेंगे या मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो आता है हमारा उसका है कि आम जो है, डॉक्टर दुष्यंत मिश्रा ने इसके बारे में काफी कुछ बताया है कि जो आम के बारे में जो जानकारी मिली है वो आम फलों का राजा है। जैसे हम कहते हैं इसमें विटामिन सी बहुत मात्रा में होता है, लेकिन हरियाणा में जैसे कि इसका जो हम कहते हैं क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है 9,563 हेक्टेयर है और प्रोडक्शन जो है वो 11,644.7 है। प्रोडक्टिविटी जो हरियाणा की है 12.44 है। और उसमें जो दूसरी बात है, जो सीफेट का अभी हमारे यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना की एक रिपोर्ट है जो भी प्रकाशित हुई है 3 साल पहले। तो उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भारत में जो आम का जो नुकसान है वो 12.76 और ये प्लस माइनस इतना करके ये 14% के आसपास हो जाता है। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप बात करने जा रहे हैं, हम बातचीत करने जा रहे हैं, वो ये है कि इन 14% लॉसेस को हम कैसे रोकें। 14% अगर आप लॉसेस देखें तो ये बहुत ज़्यादा बन जाता है। अगर इसके हिसाब से देखें तो इनको हम रोकने में और ये कैसे होते हैं उनके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। मैच्योरिटी या परिपक्वता सूचकांक ये है कि आम को हम कब ये माने कि ये परिपक्व हो गया है। तो जैसे कि हम साधारणतः हम जब ऐसे कहते हैं कि हमारे बारे में, आदमियों के बारे में या औरतों के बारे में, वो कहते हैं कि 16 साल के बाद या 18 साल के बाद ये हो जाता है। तो आम के बारे में हमें परिपक्वता के बारे में कैसे पता चले ताकि उसको हम ये समझें कि ये ठीक है और इसको इस टाइम हमें तोड़ा जाए। तो यदि परिपक्व को चुना जाए, अगर हम अपरिपक्व फ्रूट को चुन लेंगे, फल को चुन लेंगे, तो उसमें सबसे पहले ये है कि उसमें एयर पॉकेट्स विकसित हो जाते हैं और उसमें चीनी कम होती है और एसिड का अनुपात एसिड ज्यादा होता है, एसिड में खट्टा ज्यादा होता है और वो स्वाद जो है उसका अच्छा आता नहीं। जब अधिक परिपक्व हो जाते हैं आम तो उनको हम भंडारण नहीं कर सकते, उनको हम बाहर नहीं भेज सकते, बेचने में दिक्कत आ जाती है, वो नरम हो जाएंगे। इसलिए परिपक्वता का सही चयन करना ये भंडारण के लिए, मार्केटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि नीचे एक फोटो में दिखाया गया, आप देखें, जब पहले आम छोटा होता है तो ऊपर से उसको हम शोल्डर बोलते हैं, तो उसका जो शोल्डर है वो थोड़ा चूक साइड में होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसका वो डेवलप हो जाता है और इसको हम कहते हैं पूर्ण हुआ। उसके बाद जो है, जैसे इसकी जो हम परिपक्वता के सूचकांक यानी कि जो मानक है मैच्योरिटी के, जैसे कि मैंने बताया है कंधे का जो स्टेम है उसका एक लाइन में हो जाना, उसका रंग जो है रंग जैतून पहले क्या होता है, ज्यादा हरा होता है। दूसरा क्या है, कठोर, इसमें स्टार्च जो है अगर ये पूरा पका नहीं होगा इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है और चीनी की मात्रा थोड़ी कम होती है, ये भी एक सूचकांक है। दूसरा कि पानी में इसको अगर हम अच्छी तरह से पूरी पक्वता प्राप्ति के लिए इसको पानी में डाल दो और जैसे ही वो डूब जाता है तो आपको मिलता है परिपक्व है। यानी कई बार हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, वो 1 या 1.0 के बराबर होनी चाहिए। फिर है हमारा TSS या घुलनशील ठोस परिपक्वता। ये कहा जाता है कि ये वैरायटी पे यानी कि उसकी वैरायटी पे उनके पे निर्भर करता है और ये 12 से 15% के बीच में होनी चाहिए, तब हम ये कहते हैं कि ये ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ी आती है, अगर हमें ये पता चल जाए कि डिफरेंट वैरायटी के हिसाब से कि ये मैच्योर हो गया है आम, तो उसके बाद सबसे पहला आता है कि इसकी तोड़ाई कैसे करें, कटाई की टेक्निक क्या हो, टाइम कौन सा हो। तो आम को शारीरिक रूप से परिपक्व अवस्था में काटा जाता है, उसके अच्छे गुणों के लिए, उसकी जो बेस्ट क्वालिटी के लिए उसी टाइप काटा जाता है। जहां तक संभव हो उसके फलों को हाथ से काटा या उठाया जाता है और उसके कटते ही उसको लगाया जाता है। उसके बाद जो है आप किस टाइम पर काटते हैं, इसके क्या है, सबसे अच्छा परिपक्वता के टाइम पर काटते हैं। उसके जब कटाई के साथ तक ज्यादातर जब हम कटाई करते हैं आम की, किसान भाई ध्यान नहीं रखते, वो किसी न किसी ऐसे तरीके से उसको तोड़ते हैं कि किसी डंडी से या कुछ ऐसे, तो वो फल जो है जमीन पे गिरता है। जमीन के गिरने के कारण फल जो है फट जाता है या फल क्या है दब जाता है, फल में कोई और खरोंच लग जाती है तो उससे नुकसान होता है। दूसरा, अगर हम किसान भाई उसको 12 बजे से और 3 बजे के बीच में काटेंगे तो उस टाइम में जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये
ये हमारी तरफ से एक हिदायत दी जाती है कि आप उसको जल्दी से जहां तक हो सके ठंडे वातावरण में काटें। तो ठंडा वातावरण आपका सुबह हो सकता है, शाम को हो सकता है, दोपहर के टाइम थोड़ा सा कम काटें और उपकरणों का उपयोग करें इसके लिए। जैसे कि नीचे दिखाया गया है, आप देखो ऊपर ये मैंगो हार्वेस्टर है। इसमें जब आप फल काटते हैं, आगे भी दिखा है मैंगो, इसमें काटने के लिए आपका आसान रहेगा। उसके बाद है स्केटियर है, 2-3 तरह के। स्केटियर आम सभी के पास, आप जो बागवानी करते हैं उनके पास मिल जाता है। अगर इससे काटेंगे तो आपका जो कट है वो यूनिफॉर्म होगा, एक तार होगा और उससे आपको नुकसान के काम कम रहते हैं। उसके बाद जो है आम के काटने की, जैसे कि ये हार्वेस्टर है, ये हार्वेस्टर है। जैसे ही आप काटते हैं, हार्वेस्टर का ये फायदा है कि एक तो आम सीधा गिरता नहीं है जमीन पे, तो उसको जो जर्क लगता है, जो फटने की समस्या है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो दिक्कत नहीं आती। दूसरा क्या है, जब हम काटते हैं तो उसकी डंडी थोड़ी सी छोड़ते हैं, उसके साथ इसको काटते हैं, उसके से हमारे को बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे ही आप आम को काटते हैं, जैसे ही आप आम को काटेंगे तो उसकी डंडी से एक दूध निकलता है जिसको कि हम फल लेटेक्स, फ्रूट लेटेक्स बोलते हैं। अगर उसको आप ढंग से नहीं करेंगे कंट्रोल, तो उससे क्या होता है, इसका जो दूध है ये फल को बहुत नुकसान पहुंचाता है और उसके कारण कई प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये क्या है, क्योंकि जब एक्सेसर बिंदु के साथ से ये जुड़ा होने के कारण हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा दूर से काटें। और जैसे ही काटते हैं आप इसको, ये काटेंगे तो दूध निकल गया, आप काटते हैं इसको उल्टा करते हैं फल। आप आम को काटते ही ऐसे कर देंगे तो उस पर जो है इसका दूध नहीं लगेगा। दूध जो लगता है हम सैप पर्न बोलते हैं, उसके कारण कई बार क्या है, बर्निंग यानी कि कालापन भी हो जाता है। उसके कारण इसमें बीमारियां भी, फफूंदी भी लगती है, बैक्टीरिया भी लगते हैं और ये है कि ये काफी नुकसान करता है और उसका जो क्वालिटी है वो नहीं बढ़ती। तो सबसे पहले है कि आप इसको उल्टा करके रखें। ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं, मार्केट में क्रेट भी आते हैं कि आप आम को या कैसे भी हो आम को उल्टा करके आप रख दें। थोड़ी देर में इसका सारा धीरे धीरे निकल जाएगा और उसके बाद आप इसको कैसे भी रख सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि आप 1 लीटर पानी में 10 ग्राम या 15 ग्राम आप चूना लेके उसमें भिगा के इसको आप रख सकते हैं, क्योंकि जो इसके कारण जो फंगस होती है वो उससे बचाव हो जाता है। उसके बाद जो अगला है, जैसे आपने काट लिया है तो उसके बाद जो हमारे 3 है, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, इसमें कई अगर हम फार्म पे कर रहे हैं या पैक हाउस में कर रहे हैं तो ये आगे पीछे हो सकते हैं। शॉर्टिंग का मतलब है कि उसमें जो साइल हैं, ऑफ ग्रेड है, जो ग्रेड मतलब जो आपके काफी बड़े हैं, काफी छोटे हैं, या जो रोगग्रस्त हैं जिनमें कीटाणु लगा हुआ है या कोई इंसेक्ट लगा हुआ है या कोई फफूंद लगी है, उनको हम बाहर निकालें। ग्रेडिंग आकार, रंग, परिपक्वता और दोष के रूप में होती है। आकार मीन्स उसके साइज में। ग्रेडिंग से हमारे को सबसे बड़ा फल, अच्छा फल है कि उसकी एक तो भंडारण क्षमता बढ़ती है और दूसरा यह है कि मार्केट, आप देखेंगे कि इसमें जब मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि ये 24 दाना है, ये 32 दाना है, ये 48 दाना है, ये 60 दाना है। ये इनकी मार्केट में अगर आप मंडी में लेने जाएंगे फल तो ये एक आम बात है। उसका मतलब ये है कि वो 60 दाने जो है 5 किलो। तो ये आकार पे बड़ा निर्भर करता है। कोई भी वैरायटी ले, अगर उसका साइज बड़ा होगा या मध्यम आकार का होगा तो उसका आपको रेट अच्छा मिलेगा और जो छोटे आकार का वो कम मिलेगा। अगर हम उसको ग्रेडिंग ना करके इकट्ठा पैक कर देते हैं तो वो हमारी भंडारण क्षमता, मार्केटिंग और उसके कारण अगर आप ट्रांसपोर्ट में करते हैं उसके कारण उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। धोना बहुत जरूरी है क्योंकि फल जो है आपका लगा होता है पेड़ पे और वहाँ पर तरह तरह के आपके कीटाणु या कुछ होते हैं। तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप फलों को धोइए और धोने में आप क्लोरीन का इस्तेमाल करें। 50 ppm क्लोरीन जो कि रिकमेंडेड क्लोरीन है आप कर सकते हैं। और इसे धोने से आपको क्या है, जो उसका कीटाणु है जो भी आपके जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते वो सारे के सारे इससे उपचार करने के बाद उनका जो है वो कम हो जाते हैं या बिल्कुल जो हानिकारक जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि इससे उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है और उसकी सेल्फ लाइफ या स्टोरेज लाइफ या वो आम ज्यादा दिन सकता है। उसके बाद ये आता है, आप देखें इस स्लाइड में जो है ऊपर जो है वॉशिंग दिखाई है, ये पैक हाउस का है और नीचे जो दिखाया है आपने शॉर्टिंग दिखाई है।
सॉर्टिंग का मतलब है कि वो अपने आप जो आपको उनको नहीं ठीक लग रहे हैं वो अपने आप मैनुअली वो कर रहे हैं। अगली स्लाइड में उन्होंने ग्रेडिंग दिखाई है, तो ये अपने आप साइज के हिसाब से, वेट के हिसाब से अपने आप जो है ग्रेड हो जाता है और उस हिसाब से आप उस डिफरेंट कैरेट्स में आ जाता है और उस हिसाब से पैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आम में जो है हमारे जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट की रिकमेंडेशंस हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप आम लीजिए और 52 डिग्री टेम्परेचर पे सिर्फ खाली के पे आप इसको गर्म पानी में डुबो दीजिए 5 से 15 मिनट। तो इससे इसका क्या होता है कि जो इसके कारण कई प्रॉब्लम है, जो कि जैसे एक फंगस है, जो फंगस के कारण स्टेम एंड रोट होता है, तो वो उससे बचा जा सकता है। और दूसरा इसका है कि ये राइपनिंग में भी हेल्प करता है और जो इसका कलर है, वो आम का जो कलर है वो भी इम्प्रूव होता है। आज जो हमारी एपिडा की जो रिकमेंडेशन है वो वेपर हीट ट्रीटमेंट की है, वो फ्रूट फ्लाई के लिए है। उसमें भी हम हॉट जो है वेपर देते हैं उसमें 5 मिनट के लिए और 52 डिग्री तक उसमें भी 48 से 52 लेके जाते हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वो ट्रीटमेंट आपको। उसके बाद आता है जी वैक्सिंग। वैक्सिंग एक जनरल टर्म है, आप उसमें आज के दिन मार्केट में बहुत टाइप के वैक्स मिलते हैं। और वैक्स से क्या है, जब हम इसको साफ कर लेते हैं तो एक इपिक्यूटिकल लेयर होती है फ्रूट पे, वो वॉश हो जाती है। आप देखेंगे आप अगर उसको दोबारा वैक्सिंग कर देते हैं तो उस पे जैसे ही फ्रूट पे लेप चढ़ता है तो उससे क्या है, जैसे ही आप कोई भी फल को तोड़ के रखेंगे तो उससे वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़ता रहता है और जिससे उसकी क्या है त्वचा में झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं और लॉस होता है। तो वैक्स कोटिंग से यानी कि वैक्स में डिप करने से या उसके तरह जैसे स्टेप ऐसे केमिकल आता है उसमें होने से इसकी भंडारण क्षमता बनी रहती है, उसकी क्वालिटी बनी रहती है। तो इस तरह आप इसको ला सकते हैं। पैकेजिंग, आप देखें कि पैकेजिंग का आज के दिन आप जब भी मार्केट से कोई सामान लेने जाते हैं पैकेजिंग का बहुत बड़ा योगदान है। आप बहुत भारी सामान जो है पैकेजिंग के कारण ही खरीदते हैं, जबकि फलों में पैकेजिंग का रोल बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जो पैकेजिंग हम करते हैं वो एक तो करते हैं इजी हैंडलिंग के लिए करते हैं, भाई उससे हैंडलिंग इजी हो जाए, एक आपका भंडारण अच्छा हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन सेफ और अच्छा हो, मार्केटिंग सेफ और अच्छी हो, कंज्यूमर अगर वो लेके जाता है, अगर उसकी अगर पैकेजिंग अच्छी है तो कंज्यूमर जल्दी लेता है। तो उसके कारण जो आज के दिन जो कंटेनर्स हैं पैकेजिंग के लिए जो यूज होते हैं वो है जैसे प्लास्टिक क्रेट। सबसे ज्यादा प्लास्टिक क्रेट हमारे यहाँ देखो, अगर उत्तरी भारत में देखें सफेदा आम आता है साउथ से, तकरीबन आंध्र प्रदेश से आता है या तेलंगाना से आता है, तो सारा का सारा आप प्लास्टिक क्रेट्स में आता है। प्लास्टिक क्रेट्स में क्या है, अगर मान लिया एक ट्रक में आपने आम भेजना है साउथ में, कहीं दूर भेजना है, तो प्लास्टिक क्रेट्स में आप एक के ऊपर एक पूरा तक रख सकते हैं और ऊपर वाले आमों का वजन नीचे वाले आमों पर नहीं होता। ये कन्वीनियंट है, गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती है, हरियाणा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। दूसरा जो अगला है नेक्स्ट है वो सीएपी बॉक्स। प्लास्टिक क्रेट्स में एक दिक्कत आती है, जब हम प्लास्टिक क्रेट से कोई सामान भेजते हैं तो वापस में आपको खाली मंगवाने पड़ते हैं, जिसका कि हमें किराया बढ़ जाता है। तो उसकी जगह है आज के दिन जो है दूसरा है, लेकिन उसमें ये है कि आप स्टेकिंग कितनी भी कर सकते हैं। तो दूसरा जो है सीएफबी बॉक्सेस हैं, जिनको हम कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस बोलते हैं। ये काफी प्रचलन में है, आप देखेंगे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है वो बॉक्सेस में आता है। ऐसे ही फ्रूट्स में सीएफबी बॉक्सेस का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और सीएफबी बॉक्सेस जो है हमारे को जो जर्क लगते हैं, ब्रूजिंग, जो फ्रूट को खरोंच लगती है, फ्रूट को सेफ ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग में मदद करता है। फिर आता है वुडन बॉक्सेस। बाकी का मैं इसलिए नहीं जिक्र करना चाहता, जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं वो है प्लास्टिक क्रेट्स और सीएफबी बॉक्सेस। वुडन बॉक्सेस पहले बहुत यूज होते थे, लेकिन अब ये महंगे के कारण, नॉन अवेलेबिलिटी के कारण थोड़ा सा कम यूज होते हैं। जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं तो इसमें कस्निंग मटेरियल, पैडिंग जो उसके अंदर लगता है, जैसे आप देखेंगे आम जब वुडन बॉक्स में आता था या प्लास्टिक जब आता है या प्लास्टिक क्रेट्स में आता है, तो नीचे आप देखेंगे धान की पराली या कोई और किसी की कड़वी लगी होती है, ताकि उसको आम जो नीचे है उसको खरोंच ना लगे। और आप देखेंगे कि जो पहले इसमें और भी फ्रूट्स में जैसे कि जो बाहर से आते थे, सेब आता था आपका, एक लेयर के बाद दूसरे में भी आता है। तो आम में भी ये देखेंगे अगर आपने पैडिंग मटेरियल, कस्निंग मटेरियल ठीक लगाया है तो उससे इसकी जो है भंडारण क्षमता ठीक रहती है और क्वालिटी भी रहती है। तो इसके लिए हम पैडिंग मटेरियल जैसे करते हैं, घास कर सकते हैं, पैडी स्ट्रा कर सकते हैं,
और जो है गेहूं का स्ट्रा यूज कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर लाइनिंग जो काफी पॉपुलर है, पेपर श्रेडिंग, जो पेपर जहाँ पे भी कटिंग होता है उनके पास श्रेडिंग बच जाती है, वो उनसे ले सकते हैं और ये यूज है। ये प्लास्टिक क्रेट्स में है जो कि आम दिखाए गए हैं। उसके बाद जैसे ये CFP बॉक्सेज हैं, ये अट्रैक्टिव रहते हैं, इन पे आप प्रिंट करना आसान है, रीयूज भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन नॉट कई बार दूसरे फूड्स के लिए बिक भी जाता है, आपका यूजिंग कम लगती है। एक इसका क्या है, दोबारा हमें भेजना नहीं पड़ता, हल्के होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हल्के होते हैं। और CFP बॉक्सेज आज के दिन देखो, CFP बॉक्सेज हैं ये, इनका काफी प्रचलन है और ये खूब ज्यादा प्रयोग में है। हर चीज में आप देखेंगे CFP बॉक्सेज, हर फ्रूट में आज के दिन जो भी है, जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप CFP बॉक्सेज का प्रचलन करना चाहते हैं, जो कि काफी ज्यादा आजकल। उसका आता है एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट के लिए क्या, जो इसके साथ जो है, जैसे हमने आपको बताया था कस्टनिंग मटेरियल का, इंडिविजुअल जैसे आम में आज के दिन क्या है, या तो पॉलिथीन से ढकते हैं या ये स्टायरोफॉर्म के हैं, जो ये कस्टनिंग मटेरियल के साथ इंडिविजुअल फ्रूट को भी हम पैक करते हैं। और ये हमने देखा है, अगर आम को आप, क्योंकि जब फ्रूट एक साथ एक दूसरे के साथ लगा होता है, तो एक फ्रूट को अगर कोई बीमारी है तो दूसरे को भी पकड़ती है। तो ये देखने में आया है कि अगर आप कोई भी पॉलिथीन की एक लेके जिसमें कि वेंटिलेशन सूक्ष्म छिद्र हो, अगर एक फ्रूट को उसमें पैक कर दें तो वो हेल्प करता है, ताकि एक फ्रूट में अगर बीमारी है तो दूसरे में नहीं जाने देता। ऐसे ही पैकेजिंग में उनकी ऊपर बढ़ाने के लिए लिपेट उनको ये जो और स्टायरोफॉर्म से लगाते हैं, वो भी बीमारियों को लिए बचाने के लिए और उसको प्रेशर करने के लिए, आवाज कम आ रही है सर, बिल्कुल आवाज बिल्कुल कम आ रही है, उससे कंप्रेशन से बनाने के लिए। कई जगह देखा गया है टिश्यू पेपर में भी, आप टिश्यू पेपर में या किसी और पेपर में जो वोलेटाइल कंपाउंड है, जैसे डाइफेनाइट है, मेंथोल है, आप इनसे डालने से भी बीमारी से बचा जा सकता है। ये हम जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट में भी आप अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है, जब आपने ये कर लिया है तो उसके बाद आता है राइपनिंग। राइपनिंग जो ज्यादातर आप आम देखेंगे बाजार में, दो टाइप से आम होते हैं, एक इथिलीन से पकाते हैं और दूसरा कैल्शियम कार्बाइड से पकाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड का जो आम पकाने का है, हम ये कहते हैं कि आम का जो पकाने का वो कैल्शियम कार्बाइड से ना पकाएं, क्योंकि एक तो जो है आम इसमें पकता है, उसमें अनइवन राइपनिंग, यानी कि आम असमान पकता है और इसमें सड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड लगाते हैं तो उसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये कार्सिनोजेनिक है। ये आदमियों के लिए इसमें एसिटिलीन निकलती है और इसमें भारी धातु भी होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर नहीं करते, ये हमारे स्वास्थ्य के अनुरूप नहीं है और गवर्नमेंट ने इनको बैन किया हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड का आप उपयोग नहीं करेंगे किसी भी हालत में। लेकिन फिर भी कुछ भाई जिनको अवेयर नहीं है एथिलीन के बारे में, वो इनको करते हैं। तो इसके पहचान ये है कि इसके जो आम है वो अनइवन राइपनिंग, असमानतः पकते हैं। देखो जैसे एथिलीन का है, अब कई बार क्या है, एसिटिलीन से क्या है, अगर तापमान बढ़ता है तो आप देखोगे कि फलों के ऊपर झुर्रियां भी पड़ी हुई हैं और अनइवन भी हो जाता है। अगर आप इसको काट के खाएंगे तो आप कई बार देखते हैं कि एक पोर्शन ज्यादा मीठा है, यानी कि ऊपर से ज्यादा सॉफ्ट है, गुठली के पास से अभी आपको देखेंगे खट्टा है ज्यादा। ये अनइवन राइपनिंग है। इथिलीन से ऐसा नहीं होता। इथिलीन नेचुरल राइपनिंग हार्मोन है। लो टेम्परेचर राइट, जब फ्रूट्स को हम पकाते हैं, हम कहते हैं कितने पकाएं, और पकाने के दौरान जो तापमान है उससे उसकी क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। और उसके लिए हम ये कहते हैं कि आप फल को जो है ये जो है आप 19 से 23 डिग्री के बीच में अगर आप पकाते हैं तो आप इसकी क्वालिटी गुणवत्ता बनी रहती है। क्योंकि अगर आपका तापमान ज्यादा होता है तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो उस टाइम होती हैं वो फास्ट होती है। अगर जितना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो बहुत अच्छा पकता है, और उसके बाद उसको अगर हम स्टोर करते हैं या उसके अगर हम उसका तापमान बढ़ा देते हैं, जैसे कहा है इसमें स्लाइड में हमने दिखाया है, अगर तापमान बढ़ जाता है जैसे 28 से 30 हो जाता है तो उसमें हमने देखा कि गुणवत्ता जो है वो पहले जैसी 19 से 23 के बीच में थी वो नहीं रहती है। तो तापमान इसमें थोड़ा सा कम होना चाहिए। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है ज्यादातर आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो
अगर केले की ट्रांसपोर्टेशन आप देखते हैं, जहां भी वैगन जाती हैं, जहां भी रेलवे लिंक है उससे होता है, ज्यादातर इसमें ट्रक से होता है। और अगर जैसे दिल्ली का है तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड से ज्यादा है, छोटे शहरों में भी है वो रोड से ज्यादा है, जो बड़े शहर है मंडी है वहां पर रेलवे से ज्यादा है। रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन एक तो आपका टाइम कम लेता है, एक फास्ट रहता है, सस्ता भी है ट्रक्स के कंपैरेटिवली। तो लेकिन इसमें ये है कि अगर हम जो ज्यादा, तो आप देखो कि ज्यादातर फल आज के दिन है, जैसे आम है आपका, वो 800 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर की दूरी तक आता है। तो उसमें ये है कि अगर आप, सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है पिलफरेज की, पिलफरेज ना हो तो आपका पिलफरेज ना हो और आपकी गुणवत्ता बनी रहे और टाइमली पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अब ये कहा जाता है कि जहां तक हो सके जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लॉसेज हैं वो 14 से 20% हैं और इसको हमें बचाना है। लॉसेज क्यों हैं? एक तो ट्रांसपोर्टेशन में तापमान बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए आपने एक जो है कहीं भी भेजना है, अपने ट्रक भेजना है, उसमें आपने आम रख दिया। ज्यादातर जो सबसे आम आते हैं उसमें वो क्या करते हैं, इथिलीन के सैचेट जैसे काटा वहीं डाल देते हैं और वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन होने के टाइम में 2 दिन में पक जाते हैं। जैसे ही आप इथिलीन डालते हैं तापमान बढ़ता है और धूप में आपका ट्रक चलता है तो आपका तापमान और बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है, उसकी स्टोरेज लाइफ पे पड़ता है, उसकी गुणवत्ता पे पड़ता है। अगर ये हो सके, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा एम्फेसिस है इस पे, बहुत ज्यादा इस पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, बहुत ज्यादा कई माध्यम से इसमें गवर्नमेंट में किसानों की मदद की जा रही है। तो हो सके तो एयर कंडीशन अगर इसमें कोई व्हीकल हो जिसको हम रीफरवेयर कहते हैं, या रेलवे कोचेज हो, तो इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है और बनाई जा सकती है जो इसका काम हो। और ये भारतीय रेल अब इस पे कुछ बड़ा जा रही है जो सराहनीय। उसके बाद आता है आपका जी स्टोरेज में जो सबसे अच्छा है वो है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। जीरो एनर्जी कूल चैम्बर जो है आप घर पे बना सकते हैं, लेकिन ये काम करता है जब तापमान ज्यादा हो। उसके बाद दूसरा आता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज में हम ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज किसी चीज में बंद करते, तापमान एक रहे, और उसमें जब आप फ्रूट रखते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो फ्रूट जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाता, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम प्राणायाम करते हैं, सांस को रोकते हैं, आप अपनी लाइफ बढ़ा सकते हैं, ये फलों के लिए भी है। तो इससे आपकी फलों की जो है लाइफ बढ़ जाती है। उसके बाद है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब है अगर एक किसान आम लगाता है और आम को ही बेचता है, उसकी बजाय अगर वो आम के डिफरेंट उत्पाद बनाए और उनको बेचे तो ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आम के क्या क्या चीज हम बना सकते हैं। जैसे कि आम का जैम, ठीक है, आम का जैम के लिए आप 1 किलो गुदा लें, 1 किलो चीनी लें और 2 ग्राम सिट्रिक एसिड लें और इसको आप गर्म करें और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। ये बहुत, इसमें आपको रेट अच्छा मिलता है क्योंकि आम का जैम जो है अगर बाजार से आप खरीदते हैं तो 150 से 200 रुपए किलो मिलता है, तो इससे हमें आमदनी ज्यादा होगी। वैल्यू फार्मर्स को अगर वैल्यू एडिशन करके बेचता है तो उसको आमदनी ज्यादा है। भंडारण भी किया जा सकता है, जैसे जैम बनाने के बाद 3 महीने से 6 महीने स्टोर किया जा सकता है या बेचा जा सकता है। आता है आपका आम का अचार। आम का अचार जो है हम कभी से हमारी दादी नानी मतलब पुराने टाइम से हम बनाते आ रहे हैं, और आम का अचार बना के बेचने से बहुत ज्यादा लोगों ने लोग जो है लाभ कमा रहे हैं। और ये हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, DRDA, गवर्नमेंट के विभिन्न सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरफ से बनाया जाता है और इससे अच्छी इनकम कमाई जाती है। जैसे कि आम की चटनी इतना पॉपुलर नहीं है, घर लेवल पे तो अच्छा है, घरों में तो लोग बनाते हैं, लेकिन इसके भी अच्छे स्कोप हैं। अगर आम की चटनी का भी हम जारीकरण करें, इसको बना के बेचें तो हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। फिर है आम का स्क्वैश। आम का स्क्वैश, आम क्योंकि हमारे भारतीय जो है सारे आम को पसंद करते हैं, तो उसके बाद आप आम का स्क्वैश बना सकते हैं। आम का स्क्वैश भी, आम को अगर आप भंडारण करना चाहते हैं साधारणतः तो 5 से 7 दिन स्टोर कर सकते हैं आप सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर। लेकिन जैसे कि आप आम का स्क्वैश बना दिया तो इसको 3 से 6 महीने तक आप बेच सकते हैं।
उसके बाद है मैं आरटीएस। स्क्वैश जो है उसको जब हम सर्व करते हैं तो उसको डाइल्यूट करके करना पड़ता है, जबकि आरटीएस जो है नाम ही इसका रेडी टू सर्व है, तो आप सीधा का सीधा हम पिला सकते हैं। तो आम का आरटीएस। धन्यवाद।